मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अवकल समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। अवकल समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर माना जाता है, खासकर वो दो चैप्टर माना जाता है, जिसमें से एक होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघातीय अवकल समीकरण, और दूसरा इम्पोर्टेंट माना जाता है उसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। जो एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज यहाँ तक देखा जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार ये एक्सरसाइज आपको 9.6 में दिया है। 9.5 में ना 9.5 में जो है आपको समघातीय अवकल समीकरण दिया है, और 9.6 में जो है आपको एक्सरसाइज रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। रैखिक अवकल समीकरण के बारे में कुछ हमारे पास जो है ना डिफिनीशन है। देखिए, रैखिक अवकल समीकरण जो है कह रहा है कि रैखिक अवकल समीकरण, ये रैखिक अवकल समीकरण जो है वैसा अवकल समीकरण जिसकी कोटि तथा घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक जो होता है वो शब्द उपयोग के, जैसे हम लोग मेट्रिकुलेशन या उसके नीचे वाले क्लासों में जब हम पढ़ते थे बहुपद या समीकरण पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे जब वैसा अवकल समीकरण, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, रैखिक ना समीकरण कहलाता है। उसी तरह से यहाँ हम लोग बोलेंगे वैसा अवकल समीकरण जिसकी घात एक हो ना, क्या कहलाता है? रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। फिर से सुनिए, वैसा अवकल समीकरण जिसकी घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग जो हायर क्लास में जाएंगे यानी ग्रेजुएशन में, तो वहाँ जो है आपको जो है एक कोटि से ज़्यादा जो है कोटि, हम लोग इसके पहले ही इक्वेशन में इसके पहले जो है चैप्टर आया, हम लोग पहले यानी इसका अध्ययन कर चुके हैं जो कोटि किसको कहते हैं नहीं और घात किसको कहते हैं। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है एक कोटि वाले अवकल समीकरण। माने यहाँ घात भी एक होना चाहिए और उस अवकल समीकरण की कोटि भी एक होना चाहिए। तो वैसा अवकल समीकरण जिसकी कोटि तथा घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। यानी यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वैसे अवकल समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी कोटि और घात दोनों एक हो। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग को पढ़ना है, चलिए उसकी चर्चा हम लोग बाद में छोड़ेंगे। नहीं, सबसे पहले जो है इसमें प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को दो यहाँ जो पढ़ना है। फिर से सुनिए, वैसा अवकल समीकरण जिसकी घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ हम लोग को 12th क्लास में वैसे अवकल समीकरण, वैसे रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है जिसकी कोटि एक हो, यानी प्रथम कोटि वाले रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। द्वितीय कोटि वाले रैखिक अवकल समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ जो है विशेष रूप से एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में रैखिक अवकल समीकरण के दो रूप देता है। ठीक, फिर से सुनिए, यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये सब रैखिक अवकल समीकरण है। देखिए dy/dx प्लस py बराबर sin x। यहाँ से आप उदाहरण लिख सकते हैं मन करे तो रैखिक अवकल समीकरण के। देखिए ये आपको रैखिक अवकल समीकरण, ये भी रैखिक अवकल समीकरण है और ये भी रैखिक अवकल समीकरण है। ये चारों उदाहरण रैखिक अवकल समीकरण के हैं और साथ ही प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण की ये जो है आपको उदाहरण है यानी इक्वेशन है। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं, चर्चा करते हैं। अब हम लोग को जो है ये रैखिक अवकल समीकरण जो है वो एनसीईआरटी में जो है आपको दो रूप देता है, यानी रैखिक अवकल समीकरण को एनसीईआरटी में दो रूप देता है। ठीक है, क्या देता है? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण को दो रूपों में पाया जाता है।
पहला dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का होगा, जहां p और q अचर हो सकता है या x के फलन हो सकता है। इस चीज की चर्चा करेंगे ना, ये अचर क्या है, x के फलन क्या है, ठीक है, उदाहरणों द्वारा। दूसरा ए जो है आपको ई पहले देखना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ए है दूसरा जो है dx बटा dy, देखिए हमें dy बटा dx है आप प्लस पी वाई बटा क्यू, इसमें dx बटा dy प्लस x यहाँ देंगे dx बटा dy प्लस p1 इंटू यहाँ x के जगह y के जगह x होता रहता है, यहाँ q रहेगा, q तो रहबे करेगा, q1 नाम रख सकते हैं, चाहे q भी रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ p1 और q1 यहाँ y के फलन होंगे, ठीक है, y के फलन होंगे या अचर होंगे, ठीक है। तो ये दो ग्रुप एनसीईआरटी में दिया है आपको कि क्या हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, देखिए अगर इस इक्वेशन के अच्छा यहाँ देखिए, अगर इस इक्वेशन की तुलना किया जाए किससे, इससे, सामने ही देखिए इसी में, अगर कह रहा है कि अगर रैखिक अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस पी वाई बटा क्यू के रूप का है, जहाँ क्या है p और q अचर हो सकता है अथवा x के फलन हो सकते हैं। तो इसमें जब चर्चा करेंगे हम इससे कंपेयर करेंगे तो y के जगह पर y है लेकिन p के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इससे कंपेयर करेंगे तो q के जगह पर क्या है, q के जगह पर साइन x है, ठीक है। तो यहाँ p जो है वो क्या है, अचर है, लेकिन q का है, x के फलन है यहाँ, ठीक है, समझिए, ठीक है। अब चलिए उसी तरह से उसकी चर्चा हम करेंगे आगे, चलिए छोड़िए उसको। तो दो रूपों में यानी dy बटा dx प्लस पी वाई बटा क्यू के रूप के, जहाँ p और q अचर फलन है ना, x अचर फलन या x के फलन हो सकते हैं। दूसरा dx बटा dy प्लस px बराबर q, जहाँ p1 और q1 का है y के फलन या अचर हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन की तुलना किया जाए तो यहाँ किससे, इससे तुलना किया जाए तो यहाँ p1 क्या है, अचर है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, यानी p1 का मान 1 है, और q का है, y के फलन है, ठीक है। अब कह रहा है कि रैखिक अवकल समीकरण का अन्य रूप, माने दो ही रूप में आता है, बाद में जो दूसरा रूप दो देता है वो आपको केसी सिन्हा में देता है। सवाल, हाँ बात है कि जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि प्रश्न जो है केवल एनसीईआरटी से आते हैं, तो यहाँ यह नियम फेल करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन जो अन्य रैखिक अवकल समीकरण है वो नहीं, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन उस पर नहीं देता है और नहीं उसकी चर्चा किया है, लेकिन आपके परीक्षाओं में जो है ये रैखिक अवकल समीकरण का अन्य जो रूप है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, आया हुआ है, इसलिए वो दोनों रूपों को भी जानना जरूरी है। तो वो दो रूप जो देता है वो केसी सिन्हा में देता है, आइए हम उस दोनों रूपों को दिखाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ इसको बर्नौली इक्वेशन, यानी कि केसी सिन्हा के अनुसार अगर तुलना की केसी सिन्हा का देखा जाए तो बर्नौली इक्वेशन इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बर्नौली इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि देखिए dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू उसी तरह का है जो कि पहला रूप है, dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, लेकिन यहाँ देखिए y, यानी कि इसमें एगो y अलग से आ जाएगा जिसका घात ज्यादा होगा, क्या होगा, घात ज्यादा होगा, नहीं यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ y रहेगा, हूबहू रहेगा, लेकिन यहाँ अगर y आ गया तो समझ जाइए कि ये जो है इस इक्वेशन यानी बर्नौली इक्वेशन वाला है, इसको अब आप पहचान पाइएगा सवाल के तबे बना पाइएगा, ठीक है। तो p और q यहाँ क्या है, x के फलन या अचर, सेम नियम है, खाली ये यहाँ 1 आ जा रहा है। बर्नौली इक्वेशन इसको कहा जाता है रैखिक अवकल समीकरण के रूप में y के पावर n से भाग देकर। अब क्या किया जाता है, इसको y के पावर n से भाग दे दिया जाएगा, और यहाँ z बराबर चाहे y बराबर 1 बटा y के पावर है n-1 है, ऐसे गलती से लिखा गया है बराबर n बराबर 1, ये n-1 है, 1 बटा y के पावर n-1 माना जाएगा, तो ये फिर इक्वेशन जो है आपको इस रूप में आ जाएगा। सुनिए दूसरा जो है यहाँ देखिए dy बटा dx प्लस पी वाई पी, यहाँ जो होगा y के फलन होगा और यहाँ भी y, यहाँ जो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया होगा, यहाँ जो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया होगा, यहाँ q जहाँ p और q x के फलन हो, माने इसी के तरह है, लेकिन यहाँ जो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाइए कि ये क्या है
यानी चौथाई है, अन्य दो को जो है उसमें से दूसरा नियम पर बैठा है। तब इस कंडीशन में कह रहा है कि इसको जो है क्या किया जाएगा, t बराबर एफ ऑफ वाई माना जाएगा, तो इस रूप का वह इक्वेशन बन जाएगा, यानी डी टी बटा डी एक्स बराबर पी टी बराबर आपको क्यू के रूप का इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको पहचानना होगा सवालों को और जो है तब आगे बढ़ना होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे की, ठीक है। अब हम लोग एक बात को ध्यान में रखना है, पहले हम एनसीईआरटी की बातें कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन आपको डी वाई बटा डी एक्स ना या डी एक्स बटा डी वाई पी एक्स पी वन एक्स इंटू क्यू के रूप पी वन एक्स ना पी वन इंटू एक्स चाहे पी वन एक्स बराबर क्यू के रूप का क्यू वन के रूप का चाहे क्यू के रूप का दिया हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले एक निकाला जाता है जिसका नाम है समाकल गुणांक, समाकल गुणांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अतः आईएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है, आईएफ को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है, जिसको आईएफ कहा जाता है। तो पहले सवाल को इसको मान निकालने से पहले आपको आईएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि दिए गए अवकल समीकरण इस रूप का है, आप पहचान के जहाँ पी और क्यू का हो एक्स के फलन इसमें रहता है, तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आईएफ है, यहाँ आईएफ बराबर है ई के पावर पी डी एक्स, ये बराबर छूट गया है, ठीक है, ई के पावर पी डी एक्स ऐसे निकालते हैं। दिया गया अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, y इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी से निकालते हैं, ठीक है। कब, जब आपको डी वाई बटा डी एक्स के रूप के रहेगा तब। दूसरा कह रहा है कि अगर अवकल समीकरण आपको किस रूप का हो, अवकल समीकरण देखिए अगर कह रहा है कि अवकल समीकरण डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू का रूप का हो, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन, यहाँ एक गलत दे दिया है, वाई के फलन या अचर हो सकते हैं, यहाँ वाई के फलन या अचर हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तब आई एफ आपको निकालने के लिए ई पी के ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इस अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए आपको यहाँ जो है ये इस तरह ना लिख के क्या लिखा जाएगा, यानी कि आई एफ का है आई एफ इंटू यहाँ अब एक्स लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू और डी वाई प्लस सी लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले नहीं यहाँ डी वाई बाई इस इक्वेशन पर देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू के रूप के तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया अवकल समीकरण जो है, नहीं सबसे पहले अगर नियम है कि y बाई एक्स का रूप क्या है तो डी वाई बटा डी एक्स ये आपको समघातीय अवकल समीकरण वाला ही कुछ नियम जो है, यानी कि समघातीय, फिर से सुनिए, समघातीय अवकल समीकरण वाला नियम जो है यहाँ लागू होता है। समघातीय अवकल समीकरण क्या कहता है कि अगर दिया गया अवकल समीकरण y बाई एक्स के रूप का हो तो डी वाई बटा डी एक्स निकाले, यदि दिया गया अवकल समीकरण x बाई वाई का रूप का हो तो आप dx बटा dy निकाले, या y के घात ज़्यादा हो तो dx बटा dy निकाले, अगर x का घात ज़्यादा हो तो dy बटा dx निकाले। ये कहता है आपको समघातीय अवकल समीकरण, तो उस नियम का भी यहाँ पालन होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नहीं कि यहाँ जो है चले आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, ये भाग देने लायक रहता है तो भाग दे के इसको
अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ x का घात ज़्यादा है तो dy बटा dx ही निकाला जाएगा, क्योंकि y एक ही वही है। और संख्या में भी अगर y ज़्यादा हाली आया है तो dx, एक और बात ध्यान में रखना है, y ज़्यादा हाली आया है प्रश्न में तो आपको dx बटा dy प्लस px बराबर q के रूप में सजाना है, यानी कि इस रूप में नहीं, दूसरा जो समीकरण का रूप है उस रूप में निकालना है। कब? जब y ज़्यादा आया है तब, x ज़्यादा हाली आया है तो a निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले अवकल समीकरण है, इसको दिया गया अवकल समीकरण लिख दिया गया। अब इसको क्या किया गया है, dy बटा dx माइनस 1 बटा एक्स इंटू वाई बराबर x, यानी कि दोनों तरफ समझ लीजिए कि ये में x से भाग दिया गया है, क्योंकि हमारा इक्वेशन कैसा है, dy बटा dx, इसके साथ कोई गुणांक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए तो हम क्या किए, dy बटा dx यानी x से भाग कर दिए दोनों तरफ, तो इस तरह से हो गया, ये x कट गया, यहाँ 1 बटा x हो गया इंटू वाई, यहाँ में से एगो x कट गया ना, तो आपको आ गया a। अब इससे कंपेयर किया जाएगा, dy बटा dx प्लस पी वाई से है, देखिए dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q से रूप से ना प्रथम कोटि का अवकल समीकरण से तुलना किया गया है। तो p के जगह पर a में क्या है, यहाँ प्लस होता है प्रश्न में, देखिए यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस 1 बटा 2 जो है आपको p है और q क्या है, x है। ठीक है, अब if बताया गया है कि if कैसे निकालना है, if बराबर e के पावर p dx से निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ना, और उसके बाद ई पी के मान माइनस 1 बटा डी एक्स नहीं, और ई के पावर माइनस 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स होता है, तो माइनस है तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब जो है यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, अब ई के पावर लॉग माइनस वा अंदर जाएगा तो पावर में आ जाता है, यानी कि ये माइनस एक्स के पावर माइनस 1 हुए बराबर 1 बटा एक्स हो जाए, ये ध्यान में रखना है। एक नियम बता रहा है कि जब भी इस सवाल में आपको e के घात में लॉग यहाँ एफ ऑफ एक्स होके, मैंने कहने का e के घात अगर लॉग एक्स होके तो डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, e के घात लॉग एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, हाई कामा दिया है, मतलब ये दूसरा चीज है, अगर e के पावर माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स है तो डायरेक्ट ए का एफ ऑफ एक्स हो जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का आया है ई के पावर, कौन आया है, हाई आया है। ठीक है, हाई वाला, तो ये इसलिए क्या हुआ है, 1 बटा एक्स, आई डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे ऐसे जैसे सोल्यूशन किया है वैसे भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आई एफ जब निकल जाएगा तो सूत्र क्या होता है, आई एफ का मन कितना है, यानी वाई इंटू आई एफ, यहाँ देख सकते हैं कौन सूत्र होता है, वाई इंटू आई एफ, तो आई एफ के मन कितना है, 1 बटा एक्स ना, इधर आई एफ वाई इंटू आई एफ, क्यू के मन कितना है, क्यू के मन देखिए यहाँ एक्स है, तो वहीं इधर लिखा है एक्स ना, यानी हाई है न चाहे न लिख सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। तो पहले क्या लिख दिया है, आई एफ का मान लिख दिया है 1 बटा एक्स इंटू ना, और उसके बाद क्या लिखा है, क्यू के मान, यानी कि आई पहले किसका मान, ई क्यू का मान लिखा है 1 बटा आई एफ का मान लिख दिया है, तब उसके बाद आपको क्या लिखा है, क्यू के मान लिखा है डी एक्स प्लस सी। अब चलिए एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ एक्स एक्स कट गया तो बचा डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी बराबर इक्वेशन हो गया, तीसरा तीसरी गुना कर दिया गया है, वही बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। चलिए हम एनसीईआरटी के एक सवाल बनाते हैं और उसके बाद जो है आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का सवाल उठाते हैं, हटाते हैं किसी सीना को। ठीक है, चलिए यहाँ जो है हम लोग रैखिक अवकल एनसीईआरटी में भी बताया है आप लोग को कि कौन इक्वेशन कैसा रहेगा। देखिए यहाँ बताया प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को हल करने के सम्मिलित चरण, दिए गए अवकल समीकरण आ जाओ डी वाई बटा डी एक्स के रूप का हो, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन या चर तथा समाकलन यानी आई एफ निकालना होगा, तो ई के पावर पी डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, आई एफ का मान निकालना पड़ेगा, तब दिए गए अवकल समीकरण को वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी पर सजा लाना पड़ेगा, या इस रूप का होगा तो आई एफ बराबर एक्स इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये मैं सही दिया है, उसमें मिस प्रिंटिंग किया था। ठीक है, लेकर चलना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का पहला जो है सवाल उठाता है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा एनसीईआरटी का, यानी 9 पॉइंट कितना 9 पॉइंट, ठीक है
6। एनसीईआरटी का 9.6 का पहला सवाल है हमारे पास। देखिए, यानी कि पहला सवाल जो है यहाँ देख सकते हैं, पहला सवाल हमारे पास क्या है। हाँ, तो यहाँ जो है पहला सवाल वो है dy बटा dx प्लस 2y बराबर साइन x। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते वक्त कहेंगे, दिया गया अवकल समीकरण ना, दिया गया रैखिक अवकल समीकरण है, लिख देंगे। आप देखिए, दिया गया रैखिक अवकल समीकरण है, चाहे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो ठीक है। आप चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख दीजिए। यानी दिया हुआ है dy बटा dx प्लस 2y बराबर साइन x। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, किताबी भाषा में नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना dy बटा dx प्लस 2y बराबर नहीं, अब समीकरण 1 की तुलना dy बटा dx प्लस py किया, py बराबर q से करने पर, चलिए तो करने पर p बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 है और q के जगह पर क्या है, साइन x है ना। अब सूत्र से बस 2 स्टेप में खत्म, सूत्र से, सूत्र का लिखना है तो IF, ठीक है, I इधर लिख रहा हूँ सूत्र से, क्योंकि आप लोग को नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाला ना। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे, हम तो IF निकालेंगे। IF बराबर क्या होता है, e के पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ p dx। चलिए, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ना, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के मनवा रखेंगे। p के मन हमारे पास कितना है, 2 है, इधर निकाले थे हम लोग 2, यानी p के मन हमारे पास क्या है, 2 है और dx रह जाएगा, तो e वहीं में रह जाएगा। 2dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, IF निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब पुनः सूत्र से अब क्या निकालेंगे जी, तो हम लोग निकालेंगे IF, y मन करे तो पहले लिख सकते हैं, बाय में IF इंटू y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q, कौन पहले लिख सकते हैं, dx प्लस c। चलिए, IF के मान हम लोग रख सकते हैं, मन करे तो IF के मान हमारे पास कितना आया है, e के पावर 2x ना इंटू y बराबर IF के मान हमारे पास, यानी e के पावर 2x इंटू q के मान आप देख सकते हैं, q के मान हमारे पास साइन x है, साइन x dx प्लस c। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ जो है e, आपको इंटीग्रेशन के कौन नियम पर आएंगे, तब इसको आइलेट के अनुसार सजाया जाता है, ILATE। AI का अर्थ होता है इन्वर्स, इंटीग्रेशन के नियम पर आइए, I का अर्थ होता है इन्वर्स, L का अर्थ होता है लॉगरिथमिक, A का अलजेब्रिक, T का त्रिकोणमिति, E का अर्थ एक्सपोनेंशियल होता है। तो E जो है लास्ट में एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, पहले त्रिकोणमिति। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई वहीं रहेगा e के पावर 2x इंटू y। अब इसको हम पहले लिख दे रहे हैं साइन x, तब लिख दे रहे हैं e के पावर 2x, तब लिख रहे हैं dx प्लस c। चलिए, इसको 2 मान रहे हैं, क्यों 2 मान रहे हैं, उधर 1 माने हुए हैं, इसको 2 मानने का मतलब है कि ये दोनों फलन में से कोई समाप्त होने वाला नहीं है, तो लास्ट में मनवा इसका रखना पड़ता है जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं।
ठीक है, माने साइन एक्स भी नहीं खत्म होगा, ई के पावर 2x भी खत्म नहीं होने वाला, तो लास्ट में वैल्यू रखना पड़ता है, इसलिए इसको 2 मानना जरूरी है। अब इंटीग्रेशन कीजिए, इसको इधर उतारते आइए, रिपीट करते आइए, ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर आइलेट के अनुसार साइन भले आइलेट के अनुसार अब डिफ्रेंसिएशन यू इंटू भी के अनुसार इंटीग्रेशन होगा, तो साइन एक्स बाहर होता है, आई के पावर 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2 माइनस अब क्या होता है पहला का डिफ्रेंसिएशन यानी डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, ई दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। चलिए ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर ई हो जाएगा साइन एक्स, आई के पावर 2x का ई के पावर 2x नहीं, उसके बाद माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस cos x होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन खाली cos x होता है, इंटू ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन ई के पावर 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स कौन डी एक्स आई, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस सी। चलिए अब ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर अब ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहले ई के पावर, इसको अब कुछ नहीं करना है तो पहले लिख दीजिए, मन करे तो इतनी सुविधा रहती है, यानी ई के पावर क्या लिखेंगे, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है तो 2 होगा, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन ई के पावर 2x बाई 2 दे, इसमें लिखे थे इसमें छूट गया था, ठीक है। अब बाई में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हाई वाला माइनस, अब यहाँ देखिए 1/2 जो है मतलब 2 जो है 1/2 के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। अब ये बच गया cos x ई के पावर 2x dx ना प्लस सी। आप देखिए अब फिर इसको u इंटू भी पर लागू करेंगे तो ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 बाहर कीजिए। अब चलिए यू इंटू भी के अनुसार फिर से जाइए तो cos x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx माइनस ना, अब ये हो जाएगा d cos x बाई dx ना इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx ना, ये पूरा के घेर के क्या होगा फिर dx प्लस सी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ई के पावर 2x इंटू वाई जे कहते हैं उतरेगा, फिर ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स भी जे कहते हैं उतरेगा माइनस 1/2 चलिए cos x वहीं रह जाएगा, आई के पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर ई के पावर 2x बाई 2 माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है साइन x, ठीक है। तो फिर ये क्या है ई के पावर 2x है, तो ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर 2x बाई 2 फिर dx प्लस सी। अब चलिए तो ई हो जाएगा ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर गुना कर दीजिए ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 चलिए उसके बाद 1/2 गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे 1/2 चाहिए, इसको पहले सोल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद ये cos x ना cos x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस
हाई माइनस वा क्या कर देगा प्लस, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x, हाई 1/2 बाहर हो जाएगा और dx प्लस सी। अब चलिए 1/2 से गुना कर दीजिए, तो ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर नहीं, ये हो जाएगा ई के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स, माइनस से गुना करिएगा तो 1/4 है, पहले ई के पावर 2x लिख लीजिए, ई के पावर 2x/4 हाई 1/4 हो गया, माइनस में इहो माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ई के पावर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx प्लस सी। अब चलिए तो ये वहीं रहेगा ई के पावर 2x इंटू वाई वहीं रहेगा, और ई के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस छूट गया है कॉस एक्स, हाँ ई के पावर कॉस एक्स बाई 4 -1/4 रहेगा, इतना के बदले यहाँ से देखिए ई के पावर 2x क्या है, यहाँ से कंपेयर किया जाएगा तो इसके बदले क्या हम लोग लिख देंगे ई के पावर 2x प्लस वाई लिख देंगे, कितना के इतना के बदले, इसीलिए वहाँ मानना पड़ रहा था, ठीक है। ई के पावर 2x इंटू वाई प्लस सी वहीं रह जाए, या लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम 2 यानी 2 से मान रखे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए, ये वहीं रहेगा, हाई जो है नहीं ई के पावर ए आपको 2x जो है अब इस साइड आएगा, तो पहले से क्या था, पहले से था आपको ई के पावर 2x इंटू वाई प्लस है बगल आएगा तो प्लस होगा 1/4 ई के पावर 2x इंटू वाई बराबर उतर जाएगा का ई के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस हो जाएगा ई के पावर 2x/4 और cos x प्लस सी। अब चलिए हाई हाई जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, दोनों में कॉमन कर लीजिए, यानी कि ई के पावर 2x इंटू वाई कॉमन, हेजा बचेगा 1 हेजा बचेगा 1/4, इसमें से नहीं कॉमन हो जाएगा ई के पावर 2x/4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 नहीं है 2 है, तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा cos x प्लस सी। अब चलिए ये बट्टा के जोड़ करिएगा तो 4 1 5, यानी कि इंप्लाई देके 5/, ये हो जाएगा आपको 5/4 ई के पावर 2x इंटू वाई ना बराबर ई के पावर 2x/4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी। अब चलिए अब हम लोग को y के मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग उन्हें लेके चले जाएंगे बाकी सबको, तो y बराबर हो जाएगा क्या 2x हो जाएगा ना इंटू ये ई के पावर 2x/4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस है जो हेने आया है खाली इसी में नहीं गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो ये भी हो जाएगा, कितना गुना होगा 4/5 ई के पावर 2x इंटू सी। चलिए तो y इजिकल टू है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा का 1/5 2x नहीं 2 क्या है 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस
cos x प्लस, अब चलिए ये अंक नहीं रहता है गुणा में, ठीक है, ये अंक नहीं रहता है, तो यहाँ लिख देंगे हम e के पावर है, e के पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे c1, ठीक है, ऊपर जाएगा e तो e के पावर -2x, ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। जहाँ लिखना पड़ेगा, दो गो ऑप्शन है, पहला आप इस सबको c1 यहाँ से बनाते आइए, अन्यथा इसी के बदले, तो अब देखिए जहाँ c1 किसके बदले रखे हैं, जहाँ c1 बराबर है आपको 4/5 c, तो आपको किताबों में बाकी सब c1 बनाएगा तो इसको c दे देगा, उससे c1 और c से मतलब नहीं है, यही आपको आंसर देगा, ठीक है, c1 लिखिए चाहे c। आइए हम देखते हैं आंसर शीट, ठीक है, देखिए ये 9.5 का पहला जो है, नाइन पॉइंट सिक्स का y बराबर 1/5 2 साइन cos x, 2 साइन x माइनस cos x और c इंटू ई के पावर -2, उस c लिखा है, हमारा c1 आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इधर जो है आप c आया है इधर, तो लास्ट में यहाँ c1 के जगह c लिख के आओ बना सकते हैं, c1 बना के हाई लिख देंगे, यहाँ c बराबर c1 और c से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग देख लें, वीडियो लंबी ना हो जाए, जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो रहने देते हैं आज इतना ही, ठीक है, कल जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे।